सो 3 साल के बाद फाइनली दोबारा वीडियोस बनाने का मेरे को टाइम मिला है। आई एम सो सॉरी एवरीवन फॉर दिस डिले एंड वी आर बैक विद द बुक्स एंड वी आर बैक विद द वीडियोस। ओबेसिटी कोड जो बुक मैं कई साल से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, अब फाइनली होपफुली हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड जैसा कि सब लोग वेट कर रहे थे, हम उसी चैप्टर के आगे का कंटिन्यूएशन करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तब मेरे को इस सॉल्ट का नाम लेना भी नहीं आता था। नाउ दैट आई बिलीव मैं शायद इसे प्रोनाउंस कर पाऊंगा। सो ओबेसिटी कोड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। एंड हम लोग बात करने वाले थे कि हम लोग अब तक बात कर रहे थे कि इंसुलिन की वजह से वेट गेन होता है। नाउ दैट उसके बाद भी और भी कई सारे सॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता था। बाकी सारी दवाइयाँ भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सल्फोनिलूरियाज को डिस्कस करा था, मेटफॉर्मिन को डिस्कस किया था। देन इसी कैटेगरी में एक नेक्स्ट ड्रग आता है, दैट इज थियाजोलिडाइनडोन्स। थियाजोलिडाइनडोन्स ये वो मेडिकेशन होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा के काम करते हैं। दे डू नॉट रेज, आपका इंसुलिन नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि वो इंसुलिन के ही इफेक्ट को मैग्नीफाई कर देते हैं। मतलब इंसुलिन तो उतना ही निकलेगा, बट इंसुलिन अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। बेसिकली आसान भाषा में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाते हैं आपकी बॉडी के, उसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। उनके लॉन्च होते ही ये सॉल्ट जैसे रिलीज हुए थे मार्केट में, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी बिकॉज इनके सेफ्टी कंसर्न कम थे एज कंपेयर टू 2 अदर ड्रग्स। 2 और ड्रग्स आए थे, रोसिजिलेट्रोजोन एंड पायोजिलेट्रोजोन, जो कि अब यूज नहीं किए जाते। ये इसलिए नहीं यूज किया जाता बिकॉज इनका मेजर इफेक्ट था कि ये ब्लड की शुगर, दे हैड अ मेजर इफेक्ट अदर देन देयर शुगर लोअरिंग एबिलिटी। शुगर लो करने के साथ साथ इनके बॉडी में बहुत और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे लोगों को। उसकी वजह से ये 2 सॉल्ट्स बंद करे गए थे एंड थियाजोलिडाइनडोन्स लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ये दोनों जो बाकी के बुरे वाले जो सॉल्ट्स थे, ये बुरे भी क्यों थे? बिकॉज इंसुलिन का इफेक्ट एम्पलीफाई करते थे एंड इसकी वजह से लोगों में वेट गेन हो रहा था। नेक्स्ट इज इनक्रेटिन। इनक्रेटिन इफेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहेंगे बिकॉज इनक्रेटिन हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इनक्रेटिन होता क्या है? इनक्रेटिन हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारा पेट खुद सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू फूड। जब भी हम खाना खाते हैं हमारा पेट इनक्रेटिन हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये हार्मोन्स आपके पेट के खाली होने का जो समय है, आपने खाना खाया, पूरा फूड पाइप ट्रैवल करके वो हमारी बॉडी से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। ये जितना भी टाइम लगता है, इस टाइम को ये लोग बढ़ा देते हैं। इनक्रेटिन इसका ये काम है। बट इसका ओनली, और साथ ही साथ जब इसका टाइम बढ़ता है तो ये हमारे इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। अब इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है तो उसकी वजह से भी वेट गेन पाया गया है लोगों में। बट इसका एसोसिएशन केवल और केवल मील्स के साथ है। मतलब आप जब खाना खाओगे तभी ये काम करेगा, खाना नहीं खा रहे तो इट इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट इज, कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इनक्रेटिन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं और इन जनरल दे आर फाउंड टू कॉज, और नॉर्मल केसेस में अगर नॉर्मल सा सॉल्ट है, ज़्यादा हार्श नहीं है बॉडी पे, तो माइल्ड वेट गेन देखा गया लोगों में। थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो ज़्यादा वेट गेन देखा गया। हाँ, इसकी जो रेट ऑफ वेरिएंस है ये काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कुछ इनक्रेटिन सप्रेसिंग सॉल्ट ज़्यादा वेट गेन कराएंगे, कुछ कम वेट गेन कराएंगे। सर्टेन इनक्रेटिन एजेंट्स एट हायर डोजेस promote weight loss and are likely to show the slowing of the symptoms। ठीक है, कई सारे इनक्रेटिन एजेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अगर हम ज्यादा डोज में ऐड कर देंगे तो आपका वेट लॉस भी प्रमोट करते हैं। है, वी डिड नॉट रेज इंसुलिन ऑन अ सस्टेन बेसिस। हम लोगों ने इंसुलिन नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ इनक्रेटिन को बढ़ाया है। वेट वॉज नॉट गेन्ड। इनक्रेटिन एजेंट्स को हम और आगे डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट इज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स वो मेडिकेशन होते हैं जो कि आपके पेट के एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं। अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे पेट में जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स आपके बॉडी में इन एंजाइम्स को निकलना रोकेंगे, जिसकी वजह से आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा। सो बॉडी कम ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगी और जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब कम करेगी तो आपका ब्लड शुगर कम बढ़ेगा। ब्लड शुगर कम बढ़ेगा तो इंसुलिन सिक्रीट भी ज्यादा नहीं होगा। सो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स लोग यूज करते हैं फॉर फैट लॉस एंड टू मेंटेन देयर और मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल्स। डिक्रीज इन एब्जॉर्ब ग्लूकोज कॉजेज अ स्मॉल डिक्रीज। अच्छा, ग्लूकोज का जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो लोगों में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन था वो थोड़ा सा कम पाया गया।
अब बात आती है कि वेट के साथ क्या हुआ, लोगों का वेट गेन हुआ या नहीं हुआ। वो लोग जिन्होंने छोटी सी क्वांटिटी भी इन सप्लीमेंट्स की ली, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स की ली, उनकी बॉडी में सिग्निफिकेंट वेट लॉस पाया गया। इसका मतलब अगर आपका इंसुलिन प्रोडक्शन कम होएगा नेचुरली, ये नहीं कि आपका पेनक्रियास खराब होकर इंसुलिन बनना कम हो जाए ना, वो वाला नहीं। आप इंसुलिन खाने के रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन का सिक्रीशन है, खाना ऐसा खाओ कि इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट ना करे बॉडी या उसे करने की जरूरत ना पड़े, तो आपका वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा आसान भाषा में। देन देयर आर SGLT2 इनहिबिटर्स। ये सबसे नए हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर्स इनहिबिटर्स। ये लोग करते क्या हैं? दे ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द किडनी सो दैट इट स्पिल्स आउट इन द यूरिन। आप जितना भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो किडनीज में के थ्रू भी पास होता है। अब किडनी दोबारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ना करे या ना कर पाए, इसके लिए SGLT2 इनहिबिटर्स दिए जाते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से ब्लड शुगर कम होता है। ब्लड शुगर कम होता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है तो हम लोग ओवरऑल फैट गेन कम करते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स आपका ग्लूकोज लेवल्स एंड इंसुलिन लेवल्स एक मील के बाद 35 से 43, शायद 43 होता है वो, तो 35% से 43% तक ग्लूकोज एंड इंसुलिन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकता है। SGLT2 इनहिबिटर्स इतने पोटेंट और इतने स्ट्रॉन्ग ड्रग होते हैं। बट SGLT2 इनहिबिटर्स वेट पे क्या करता है? स्टडीज ने कंसिस्टेंटली शो किया है सस्टेन्ड एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस इन पेशेंट्स टेकिंग दीज ड्रग्स। जितने भी पेशेंट SGLT2 ड्रग्स लेते हैं उनकी बॉडी में सिग्निफिकेंटली कंसिस्टेंटली वेट लॉस पाया गया, अनलाइक वर्चुअली ऑल द डायबिटीज स्टडीज दैट शो एन इनिशियल वेट लॉस फॉलोड बाय वेट गेन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी स्टडीज में ऐसा होगा कि शुरू में वेट कम होता है और फिर धीरे धीरे करके दोबारा बढ़ने लग जाता है। SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ ऐसा नहीं पाया गया। इस स्टडी से ये भी पता चला कि पेशेंट्स ने जितना भी वेट लॉस किया SGLT2 इनहिबिटर्स से, वो लगभग 1 से 1.5 साल तक वैसा ही रहा, वो दोबारा बढ़ा नहीं उनका वेट। साथ ही साथ देयर वेट लॉस वॉज प्रीडोमिनेटली लॉस ऑफ फैट। साथ ही साथ उनका वेट लॉस मसल लॉस नहीं था, ना ही डिहाइड्रेशन था। उनका वेट लॉस मेनली फैट लॉस था। लीन टिश्यू नहीं गया था उनकी बॉडी में, ऑल्दो इट वॉज जनरली मॉडेस्ट। हाँ, कितना वेट गया? बॉडी वेट का 2.5% गया। 100 kg के इंसान का लगभग 2.5 kg वेट कम हुआ। बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, बट हाँ उनका वेट लॉस हुआ और वो कांस्टेंट वेट लॉस था। वो 2.5 kg गया तो गया, और दोबारा आया नहीं 1-1.5 साल तक। 1-1.5 साल के बाद की स्टडीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन डायबिटिक मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन ऐसी भी होती है जो कि डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होती है बट आर कंसिस्टेंटली रिलेटेड टू वेट लॉस एंड गेन। कई सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जो कि वेट गेन भी करा देती है, वेट लॉस भी करा देती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक रीसेंट स्टडी से ये पता लगा कि लगभग 257 ट्रायल्स हुए 54 डिफरेंट सॉल्ट्स को यूज करते हुए, जो कि वेट चेंज से एसोसिएटेड हैं। ओलांजापाइन एक ड्रग है जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। वो वेट गेन कराया, उसने वेट गेन कराया, 2.4 kg एवरेज वेट गेन हुआ था। डज ओलांजापाइन रेज इंसुलिन लेवल्स? क्या इससे इंसुलिन लेवल बढ़ता है? यस, कई सारी स्टडीज में कंफर्म हुआ है। इंसुलिन राइज होता है तो वेट गेन भी राइज होता है। गाबापेंटिनिन होता है एक ड्रग विच इज कॉमन, जो कि नर्व पेन के लिए यूज किया जाता है, उससे भी वेट गेन हुआ। कितना? लगभग 2.2 kg। क्या ये भी इंसुलिन इफेक्ट बढ़ाता है? यस, इसकी स्टडीज में भी पाया गया कि इसकी वजह से भी इंसुलिन बढ़ता है हमारा। देर आर कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि ये बताती हैं कि ये गाबापेंटिन लेने के बाद कई लोगों का ब्लड शुगर लेवल काफ़ी लो हो जाता था। तो इसकी वजह से ये भी पता लगता है कि गाबापेंटिन क्वाइट पॉसिबल है कि वो इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देता है। देन क्वेटियापाइन एक दूसरा एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है जिससे थोड़ा सा वेट गेन पाया गया, विच वॉज 1.1 kg ओनली एवरेज वेट गेन था। क्या उससे इंसुलिन लेवल बढ़ता है? यस, इंसुलिन सिक्रीशन एज वेल एज इंसुलिन का कितना बना रही है बॉडी वो, प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस, दोनों बढ़ गए थे क्वेटियापाइन लेने के बाद। इन सारे केसेस में इंक्रीज इंसुलिन लेवल्स के हुए थे, इसकी वजह से लोगों का वेट गेन हुआ। अब एक बात आती है, क्या मैं आपको पतला कर सकता हूँ? मैं नहीं, ये बुक के ऑथर ने बोला है। हाँ, मैं आपको पतला कर सकता हूँ। अगर इंसुलिन वेट गेन कॉज करता है तो इंसुलिन के लेवल्स को कम करने से हम वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन इज रिड्यूस टू वेरी लो लेवल, वी शुड एक्सपेक्ट
सिग्निफिकेंट एंड सिवियर वेट लॉस। इंसुलिन का सिक्रीशन ना बहुत ही कम मात्रा में होता है इन जनरल बॉडी में, मतलब कुछ केसेस में। जैसे इंसुलिन का सिक्रीशन का लेवल हम कम कर देंगे, वैसे ही वेट लॉस भी उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वे में कम होने लग जाएगा। SGLT2 इनहिबिटर्स जो कि ग्लूकोज एंड इंसुलिन को कम करते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल, वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपका इंसुलिन लेवल जब जब कम होगा तो आपका फैट लॉस होगा। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अनट्रीटेड टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट। टाइप 1 डायबिटीज वाले वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में बचपन से इंसुलिन नहीं बन रहा होता, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। कंजेनाइटल इफेक्ट होता है, बच्चों को बचपन से पैदा होने के साथ ही इंसुलिन नहीं बन रहा होता। तो ऐसे केसेस में भी SGLT2 इनहिबिटर्स या फिर बाकी दूसरे अनट्रीटेड, अगर उनका टाइप 1 है, उसका कोई इलाज नहीं चल रहा है, तो क्या हुआ? टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स, पेंक्रियाज के अंदर के जो बीटा सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन काफ़ी लो लेवल पे चला जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। बट इस पूरी कंडीशन का एक हॉलमार्क क्या है? इस कंडीशन का हॉलमार्क है कि सिवियर वेट लॉस होता है लोगों में। टाइप 1 डायबिटीज पहले के टाइम पे भी डिस्कस हुई है। देन एक ग्रीक फिजिशियन ने भी अपनी क्लासिक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन में बोलता है, डायबिटीज इज अ मेल्टिंग डाउन ऑफ फ्लैश एंड लिम्स इनटू द यूरिन। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक वो बीमारी है जो कि आपकी मसल्स को यूरिन के थ्रू निकाल देता है। किसी ग्रीक फिजिशियन ने बोला था बहुत पहले। नो मैटर, उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाना खा रहे हो, वो वेट गेन नहीं कर पाएगा टाइप 1 डायबिटीज वाला। ये और ये कब तक चला? जब तक इंसुलिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले तक टाइप 1 डायबिटीज एक फेटल बीमारी माना जाता था कि इंसुलिन नहीं बन रहा, उसका कोई इलाज नहीं है। बट जब इंसुलिन बन पाया, उसके बाद से लोग सर्वाइव करने लगे हैं। इंसुलिन लेवल्स इतने नीचे चले आते हैं कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वेट लूज कर देते हैं। इन द टाइप 1 डायबिटिक कम्युनिटी देयर इज अ डिसऑर्डर कॉल्ड डायबुलिमिया। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों की एक कम्युनिटी में, अगर हम जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उन्हें पता होता है, उनके बारे में एक डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं डायबुलिमिया। ये होता क्या है? टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाई, जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनको डेली इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं बचपन से। सॉरी। कुछ पेशेंट्स हैं जो कि हु विश टू लूज वेट फॉर कॉस्मेटिक रीजन। कई सारे लोग होते हैं जो कि अच्छा दिखने के लिए वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्हें बीमारी से फर्क नहीं पड़ता, वो बस चाहते हैं कि मैं पतला हो जाऊँ बस, ताकि मैं अच्छा दिखूं। तो ऐसे केसेस में डायबुलिमिया इज द डेलिब्रेट अंडर डोजिंग ऑफ इंसुलिन फॉर द पर्पस। टाइप 1 डायबिटीज होते हुए भी कई लोग इंसुलिन की मात्रा उतनी नहीं लेते जितनी उन्हें लेनी चाहिए। वो जानबूझ के कम मात्रा लेते हैं ताकि उनका वेट ना बढ़ जाए, और उसकी वजह से उनका वेट लॉस रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों? प्लस साथ साथ डॉक्टर के द्वारा एडवाइजेबल भी नहीं है, क्योंकि मान लो किसी इंसान को 10 ml या 10 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, या इतनी क्वांटिटी में किसी को इंसुलिन लेना है, पर वो जानबूझ के इतना ले रहा है, तो वो तो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उसको, आप ये सब खाते हो, आपको इतना लेना चाहिए। टाइप 1 डायबिटिक लोगों को राइट अमाउंट में इंसुलिन लेना चाहिए। उसको उसकी वजह से फैट गेन ना हो, उसके लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको सही डाइट लेनी चाहिए। बट आप दवाई ही कम लोगे तो गलत है। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस एंड नॉट एडवाइजेबल। कोई डॉक्टर इसकी एडवाइस नहीं देगा। हाउएवर, ये प्रैक्टिस आज भी चलती आई है और इसे काफ़ी इफेक्टिव माना गया है वेट लॉस के लिए। इंसुलिन लेवल कम, लोगों के इंसुलिन लेवल्स कम रहे और वेट गया। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने देखा अलग अलग चीज़ों से, वो ड्रग जो इंसुलिन लेवल की रेज करते हैं वो वेट गेन करते हैं। ड्रग्स जिनका इंसुलिन पे कोई इफेक्ट नहीं है, उनकी वजह से वेट में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। वो ड्रग जो आपके इंसुलिन लेवल को कम करते हैं वो वेट लॉस करते हैं। द इफेक्ट ऑन वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या है ये मैटर नहीं कर रहा, इंसुलिन लेवल क्या है वो मैटर करता है। एक रिसेंट स्टडी में ये पता लगा है 75% ऑफ द वेट लॉस रिस्पॉन्स इन ओबेसिटी इज प्रिडिक्टेड बाय इंसुलिन लेवल्स। जितने भी दुनिया में जितने भी लोगों का वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, उनमें से 75% लोगों का वेट गेन, वेट लॉस इंसुलिन लेवल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया है। इंसुलिन लेवल कम रहेगा तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन लेवल जिनका ज़्यादा रहता है उनका वेट बढ़ता है। इसलिए गेट योर फास्टिंग इंसुलिन चेक्ड, फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट कराते रहिए। बात विल पावर की भी नहीं है, बात कैलोरिक इंटेक की भी नहीं है, ज़्यादा खाने कम खाने की भी नहीं है, बात इसकी भी नहीं है कि आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया है, प्रेशराइज किया है, नहीं ना एक्सरसाइज, किसी चीज़ की बात नहीं। बात घूम फिर के एंड होती है सिर्फ और सिर्फ आपके इंसुलिन लेवल्स पर।
तो अपना इंसुलिन लेवल हमेशा चेक में रखना। इंसुलिन कॉजेज ओबेसिटी, इंसुलिन से मोटापा बढ़ता है, जिसका मतलब है कि इंसुलिन हमारी बॉडी के वेट को कंट्रोल करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया है। अब इंसुलिन जैसे जैसे बढ़ता है बॉडी का वेट बढ़ता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी में, वो एक सिग्नल देता है बॉडी को कि वेट बढ़ाओ। जब जब इंसुलिन बढ़ता है हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को बताते हैं कि वेट बढ़ाओ, और हम मोटे हो जाते हैं और हम और ज़्यादा खाने लगते हैं। अगर हम जानबूझ के खाना कम खाएंगे तो हमारा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर हम जानबूझ के खाना कम खाएंगे तो हमारा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसका मतलब समझे, हम जब भी स्टार्विंग करेंगे तो हमारी बॉडी एनर्जी सेव करने लगेगी और इसकी वजह से ओवरऑल कैलोरिक आउटपुट कम हो जाएगा। जब कैलोरिक आउटपुट कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने गाड़ी में अगर 1000 लीटर तेल डाला तो आपकी गाड़ी चलेगी ही 1000 लीटर। इनफैक्ट वो 10 लीटर रिजर्व में रखने के हिसाब से 990 ही चलेगी। तो वो जो 10 एक्स्ट्रा बच गया ना, वो आपको मोटा करेगा। इसकी वजह से वेट गेन होता है। गैरी टॉप, जिन्होंने बुक लिखी है वाई वी गेट फैट एंड व्हाट टू डू अबाउट इट, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि हम लोग इसलिए मोटे नहीं होते क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हम मोटे हैं। इट इज़ ऑलवेज वाइस वर्सा। एंड हम मोटे होते क्यों हैं? हम मोटे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारी बॉडी का वेट थर्मोस्टैट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सेट है। ये हम लोगों ने उस वाली थियोरी में डिस्कस किया था जब हम लोग बात कर रहे थे कि जो स्टारवेशन वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन थ्योरी टेस्ट की गई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इंसुलिन लेवल ज़्यादा हाई है। हार्मोन्स आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में कुछ भी जानना है तो अपने हार्मोन्स को स्टडी करो। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का सेट वेट, सब कुछ हमारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। सिर्फ कैलोरी वाला फंडा काम नहीं करेगा बिकॉज कैलोरी इज अ टर्म ऑफ फिजिक्स, एनर्जी इज अ टर्म ऑफ फिजिक्स। Our body is not governed by laws of physics, we are governed by laws of biology। हमारी बॉडी हार्मोन्स पे चलती है, हमारी बॉडी कैलोरीज पे नहीं चलती। सिर्फ कैलोरीज को ध्यान में रखोगे, हार्मोन्स को ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है जिसे कहते हैं कि बॉडी फैटनेस इज नॉट लेफ्ट अप टू द वेगेरीज ऑफ डेली कैलोरिक इनटेक एंड एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो भी मोटापन हमारे डेली कैलोरिक इनटेक और एक्सरसाइज की वजह पे डिपेंड नहीं करता है। कई लोग जो सालों साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, सालों साल से कैलोरी डेफिसिट खा रहे हैं बट वो फिर भी पतले नहीं होते, और कई लोग हैं जो ओवर इनटेक कर रहे हैं बट फिर भी पतले हैं। इट इज नॉट अबाउट कैलोरीज ओनली। इसकी बजाय जबकि हमारे हार्मोन्स हैं जो एक्चुअली में इस चीज़ को टाइटली रेगुलेट करते हैं, उन लोगों का हार्मोन्स अच्छा है इसलिए वो पीठा खा के भी पतले हैं। कई लोगों के हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वो एक रोटी खा के भी मोटे हो रहे हैं। तो इट कम्स डाउन टू हार्मोन। हर कोई ओवर ईटिंग करके मोटा नहीं हो रहा है। हम लोग अपना वेट कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक हमारा हार्ट रेट। अपने हार्ट रेट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा बीएमआर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मसल बढ़ा के इकलौता एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपना बीएमआर बढ़ा सकते हो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हमारा बॉडी टेम्परेचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें सर्दी लगेगी, हमारी बॉडी अपने आप ज़्यादा शिवर करते हैं हम लोग, और हमारी बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करती है। गर्मियों में स्वेटिंग होती है और टेम्परेचर कम करने की कोशिश करती है। हमारा ब्रीथिंग का रेट, आप अनकॉन्शियसली सांस लेते हो कि आप लंबे समय तक या पूरे दिन तक ये नाप के सांस नहीं ले सकते कि मैं हर मिनट में 4 बार या 5 बार सांस लूंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप लाइफ लॉन्ग। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनवॉलंटरी हैं। सेम इज द केस विद वेट गेन। अपना खाना वाना सही करो और ऐसा कुछ करो कि आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल हो जाए, जिसके बाद आपका वेट गेन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रेगुलेट होती है, जैसे कि हमारा वेट। हार्मोन्स बताते हैं कि हम कब हंग्री हैं। ग्रेलिन एक हार्मोन है जो कि हमें बताता है कि भूख लग रही है, कुछ खा लो। हार्मोन्स हमें बताते हैं कि हमारा पेट भर गया है, अब और मत खाओ। पेप्टाइड वाई एंड कॉल साइटोकाइनिन। हार्मोन्स एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं। आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करने लगती है जब आपका एड्रेनलिन हाई हो जाता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें करते हैं तो। हार्मोन्स शट डाउन एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपका थायराइड हार्मोन गड़बड़ है तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, इस फिर आप मोटे होने लग जाओगे। कितने सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को इतना कंट्रोल कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ कैलोरीज के पीछे पड़े हैं। ओबेसिटी इज अ हार्मोनल डिसरेगुलेशन ऑफ फैट एक्यूमुलेशन। हार्मोन्स ने गड़बड़ करी इसलिए हम मोटे हुए, सिंपल, फुल स्टॉप। कैलोरीज
के बारे में पगलाना इज जस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ ओबेसिटी। कैलोरीज के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग सिर्फ इतने से पार्ट को देख रहे हैं ओबेसिटी के, और ओबेसिटी के इतने सारे कारण हैं। ओबेसिटी इज हार्मोनल इम्बैलेंस, इट इज नॉट कैलोरिक इम्बैलेंस। क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन वेट गेन करता कैसे, और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से आंसर आज तक पता ही नहीं था, पर कई सारी थियरीज जरूर थी लोगों की। डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग एक पीडियाट्रिक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट है, जो कि ये कहते हैं कि हाई इंसुलिन लेवल्स लेप्टिन के इनहिबिटर हो सकता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपके पेट को बताता है कि भूख लग रही है, कुछ खा लो। लेप्टिन अगर हमारा हाई होता है तो हमें भूख लगती है, ग्रेलिन हाई होता है तो वो बताता है भूख मिट रही है, अब और मत खाओ। खैर, सटाइटी पेट भरने की फीलिंग बताता है लेप्टिन, और ग्रेलिन बताता है कि भूख लग रही है, हैव समथिंग। तो लेप्टिन के को इनहिबिट कर देता है, मतलब आपकी बॉडी आपको बता ही नहीं पाती है कि भूख मिट गई है, और हम खाते रहते हैं। ठीक है, लेप्टिन का लेवल बॉडी फैट के साथ साथ बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा बॉडी फैट उतना ज़्यादा आपका लेप्टिन का लेवल। इसका मतलब है कि आपके हाइपोथैलेमस पे एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स एक्ट्स ऑन द हाइपोथैलेमस इन अ नेगेटिव फीडबैक लूप टू डिक्रीज द फूड इनटेक, रिटर्न द बॉडी टू इट्स आइडियल वेट। ठीक है, लेप्टिन अगर सही तरीके से काम करता है तो वो बताता है कि और मत खाओ, और हम खाना का इंटेक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक नॉर्मल वेट की रेंज में चलती है। बट होता क्या है कि ब्रेन धीरे धीरे करके लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके कांस्टेंट एक्सपोजर की वजह से बार बार लेप्टिन राइज होता है, तो बॉडी लेप्टिन को की तरफ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। वो समझना बंद कर देती है कि अच्छा ठीक है, भूख अभी नहीं लगी, थोड़ी देर बाद, अभी अभी नहीं मिटी, थोड़ी देर बाद मिटेगी। इट इज़ मोर लाइक हम लोग कैफीन लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी आज इतनी अच्छी लग रही है, फिर उसकी डोज हमारी बॉडी को अडेप्ट हो जाती है, फिर हम बोलते हैं नहीं थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो, फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो। दारू भी ऐसे ही काम करती है, लेप्टिन भी ऐसे ही काम कर रहा है। सो कांस्टेंट ब्रेन को एक्सपोजर मिलता है, उसकी वजह से उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। जब उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब और ज़्यादा खा लो, और फिर हम मोटे हो जाते हैं। कई सारे तरीके से इंसुलिन और लेप्टिन ऑपोजिट है। ज़्यादा इंसुलिन फैट स्टोरेज प्रमोट करता है, लेप्टिन फैट स्टोरेज को कम करता है। इंसुलिन का लेवल जितना ज़्यादा होगा वो लेप्टिन के प्रोडक्शन को उतना ऑपोजिट वे में वर्क करेगा। हाउएवर प्रिसाइज मैकेनिज्म बाय विच इंसुलिन इनहिबिट्स लेप्टिन आर येट अननोन। आज तक ये नहीं पता चला कि इंसुलिन की वजह से लेप्टिन के लेवल्स में उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है। हाँ, फास्टिंग इंसुलिन, खाली पेट हमारा इंसुलिन लेवल क्या और खाली पेट हमारा लेप्टिन का लेवल क्या है, ये मोटे लोगों में देखा गया। तो इट वाज फाउंड आउट कि खाली पेट भी मोटे लोगों में इंसुलिन भी हाई था और लेप्टिन भी हाई था, जिससे ये पता लगता है कि दोनों इंसुलिन और लेप्टिन रेजिस्टेंस है इंसान को। खाली पेट इंसान की बॉडी में अगर इंसुलिन भी हाई है और लेप्टिन भी हाई है, तो मतलब ये पता लगता है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है ताकि उसका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, और उसे बहुत ज़्यादा लेप्टिन हाई करना पड़ रहा है ताकि वो इंसान कम खाए। लेप्टिन रिस्पॉन्स टू अ मील, खाने के रिस्पॉन्स, मान लो मैंने एक केला खाया और एक और इंसान ने एक केला खाया, नॉर्मल इंसान के लिए लेप्टिन का रिस्पॉन्स जो था वो मोटे इंसान में अलग था। इसका मतलब इन लीन पीपल लेप्टिन लेवल्स रोज, विच मेक सेंस एज लेप्टिन इज अ सैटिस्फाइड हार्मोन। जो पतले लोग थे उनके बॉडी में इतना सा खाना खा के भी लेप्टिन का लेवल उछला और उसने खाना रोक दिया, पेट भर गया। मोटे लोगों में ऐसा नहीं हुआ। मोटे लोगों में क्या हुआ, उन्होंने खाना खाया, उनका लेप्टिन उछला ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनका पेट भर चुका है, और वो तब तक खाया जब तक वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाई नहीं पहुंच गया। However, in obese subjects, leptin level fell. मोटे लोगों में खाना खाते ही उल्टा लेप्टिन का लेवल कम हो गया, उछलना तो दूर, उन्हें और ज्यादा भूख लग गई। खाना खाने के बाद भी उनका ब्रेन को मैसेज नहीं मिल रहा था कि खाना बंद कर दो, ये प्रॉब्लम होती है। लेप्टिन लेवल्स रेजिस्टेंस सीन इन ओबेसिटी में ऑल्सो डेवलप ड्यू टू सेल्फ रेगुलेशन। अपनी आदतों की वजह से भी हम लेप्टिन के लेवल को चेंज कर सकते हैं। आज मैं रोज खाने में 1/4 रोटी बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी बॉडी को धीरे धीरे करके 1 रोटी से 10 रोटी की भी आदत हो जाएगी। ये हम लोग धीरे धीरे अपनी मर्जी से ही बढ़ा सकते हैं। जब ये परसिस्टेंटली हाई लेप्टिन लेवल्स लीड टू लेप्टिन रेजिस्टेंस, लगातार आपका लेप्टिन लेवल अगर हाई रहेगा तो आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। जस्ट लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, वैसे ही बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस भी होती है। ये भी पॉसिबल है कि हाई इंसुलिन लेवल्स में कॉज इंक्रीज्ड वेट गेन बाय मैकेनिज्म्स अनरिलेटेड टू लेप्टिन इन पाथवेज येट टू बी डिस्कवर्ड। ऐसा भी पॉसिबल है कि लेप्टिन की वजह से आपका वेट गेन ना हो रहा हो। इट इज अनदर थियरी।
इसके पाथवे ये कैसे काम कर रहे हैं ये नहीं पता, पर ऐसा बोला भी जाता है कि सिर्फ इंसुलिन बढ़ रहा है, उसकी वजह से आप मोटे हो रहे हो सकता है आप ज़्यादा खाने की वजह से मोटे ही ना हो रहे हो। सो ये पाथवे अभी भी डिस्कवर होना बाकी है। क्रूशियल पॉइंट इसमें ये है कि हाउएवर इट इज़ नॉट हाउ इंसुलिन कॉजेज ओबेसिटी बट व्हाट दैट इंसुलिन डज। बात यह है कि अभी मुद्दा ये नहीं है कि इंसुलिन हमें मोटा कर कैसे रहा है, अभी मुद्दा यह है कि इंसुलिन की वजह से हम मोटे ज़रूर हो रहे हैं। तो कैसे मोटा कर रहा है इंसुलिन ये अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया है, बट इंसुलिन जब जब बढ़ा है मोटापा पक्का आया है। सो ये क्लियर है। अगर हम बिलीव करें कि एक्सेस कैलोरीज की वजह से मोटे होते हैं तो ट्रीटमेंट तो कैलोरीज कम करके हो जाना चाहिए था, बट ये मेथड तो कम्प्लीटली फेलियर रह चुका है, ये हम लोग पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। बट अगर ज़्यादा इंसुलिन की वजह से मोटे होते हैं तो ये भी क्लियर है कि ठीक है, हम लोगों को इंसुलिन ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं ना अभी अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में कि इंसुलिन की वजह से मोटे हो रहे हैं। तो ये हमें क्लियर है कि कैलोरी कम करने से भले ही हम पतले हो या ना हो, पर इंसुलिन लेवल कम हो गया तो हम पतले ज़रूर हो जाएंगे। तो ये इस्टेब्लिश हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि हम लोग अपनी कैलोरीज को बैलेंस करें या ना करें, क्वेश्चन ये है कि अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें। हार्मोन्स को ठीक करना इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा क्रूशियल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अपना इंसुलिन लेवल्स कैसे कम करें। इंसुलिन लेवल कम करना हम सीख जाएंगे तो हमारा आधे से ज़्यादा मोटापा वैसे ही ठीक हो जाएगा। प्लस इन सब के साथ साथ ओके 7th चैप्टर इज ओवर, हम लोग कल 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल वो हार्मोन होता है जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी माना जाता है, एंड इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक अलग न्यूज़ आई हैव टू शेयर विद यू ऑल, वी हैव फाइनली स्टार्टेड विद आवर ओन क्लिनिक एट नोएडा सेक्टर 41। It goes by the name of Galena Physiotherapy and Sports Performance Center, सेक्टर 41 नोएडा में। मैं लोकेशन लिंक में डाल दूंगा नीचे, एंड यू ऑल कैन फाइनली स्टार्ट विजिटिंग आवर क्लिनिक। You can consult for your diet, your workout, your physiotherapy related issues, your pain related issues, and anything. It is not just for people who are fat or slim, it is also a sports performance center. Athletes are welcome, people, बिकॉज हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को ट्रीट करें, या हम लोगों को इस तरीके से ट्रीट करें कि वापस अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ और इवन गेम भी आगे चीज़ या खेल पाएँ। हम लोग किसी को भी बेड रेस्ट की सलाह नहीं देते हैं। किसी को भी कुछ इशू होता है तो हम लोगों का एक्टिव रिकवरी या एक्टिव रिहैब प्रोटोकॉल चलता है, विच इज़ बेसिकली अगर कोई आता है हमारे पास विद सम इंजरी या मेरी बैक पे पेन है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जिम जाना नहीं छोड़ो, आप वर्कआउट करना मत छोड़ो, आप अच्छी डाइट लेना मत छोड़ो, हम आपको बेड रेस्ट की सलाह नहीं देंगे। वी वांट यू टू स्टे एक्टिव टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी कमिंग विद मोर।